तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, दैट इज प्रेशर, विंड, स्ट्रोम एंड साइक्लोन। अब ये क्लास 8 का साइंस का बुक क्यूरियोसिटी बुक का है। ये जो चैप्टर है इसका ये सेकंड सेशन है। तो ये कंटिन्यू होने के लिए, मतलब भाई आपको समझ सके कि क्या चल रहा है, इसके पहले का एक वीडियो जो है, एक जो सेशन है वो ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको प्रेशर के बारे में पता चल जाएगा और फिर इसको कंटिन्यू कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ अब देखो, इसमें हम लोग पढ़ने वाले बहुत कुछ है और बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को मिलेगी इसमें से। ओके, सो हाउ विंड्स आर फॉर्म्ड, मतलब हाउ विंड्स आर क्रिएटेड रादर। तो आप देख सकते हो पहले कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन। एयर कहाँ से कहाँ मूव करता है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन। तो आपको एयर के बारे में समझने के लिए कि भैया एयर फॉर्म कैसे होता है, एयर क्रिएट कैसे होता है, मतलब जो हवाएं हैं जो चलती हैं वो क्रिएट कैसे होता है, तो ये आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एयर जो है वो कहाँ से कहाँ तक मूव होता है, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक एयर फ्लो होता है। तो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। अब जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उन हाई प्रेशर और लो प्रेशर में, उतनी स्ट्रांग विंड बनती है। तो डिफरेंस इन एयर प्रेशर कॉसेस विंड फॉर्मेशन। अब एयर प्रेशर अगर सेम है तो वो तो ब्लो ही नहीं होगा ना, वो एकदम स्टेडी है। जब एयर डिफरेंस थोड़ा सा होगा तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक बहेगा। अब वो कैसा हो जाएगा कि जब थोड़ा है तो विंड जो है ना मज़ेदार लगेगी। जब ज़्यादा एयर प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा, ओ भाई, तब तो स्ट्रांग विंड बनेगी और स्ट्रांग विंड चलेगी। तो डिफरेंस इन एयर प्रेशर कॉसेस विंड फॉर्मेशन। देन स्ट्रॉन्गर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट फास्टर विंड स्पीड। जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा प्रेशर, उतना डिफरेंस, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, मतलब स्ट्रांग जितना ज़्यादा विंड होगा, इससे ये पता चलेगा कि एयर ये जो प्रेशर का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रॉन्गर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट फास्टर विंड स्पीड। तो स्पीड जो है वो डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा डिफरेंस होगी प्रेशर में, है ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना उतना स्ट्रांग विंड, उतना स्पीड वाला विंड बनेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते और क्या बोला है। तो विंड स्टॉप फ्लोइंग कब? जब एयर प्रेशर, जो प्रेशर जो है वो एकदम बैलेंस हो जाता है, एकदम इक्वल हो जाता है, तब विंड फ्लो होना बंद हो जाता है। सो विंड स्टॉप फ्लोइंग व्हेन प्रेशर बिकम्स इक्वल। ऑल विंड्स मूव्स फ्रॉम फॉलो दिस। ये जो हमने अभी पढ़ा, यही बेसिक प्रिंसिपल पे सारे विंड्स चलते हैं। सो ऑल विंड्स मूवमेंट फॉलोज दिस बेसिक प्रेशर प्रिंसिपल। ओके, सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि पहले क्या होता है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। उसके बाद में डिफरेंस ऑफ द प्रेशर कॉसेस विंड फॉर्मेशन। देन स्ट्रॉन्गर द प्रेशर डिफरेंस, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड का स्पीड ज़्यादा होगा। स्ट्रॉन्गर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट फास्टर विंड स्पीड। फिर उसके बाद में ये विंड फ्लो बंद कब हो जाता है? जब प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। सो विंड स्टॉप फ्लोइंग व्हेन प्रेशर बिकम्स इक्वल। ऑल विंड मूवमेंट, जितने भी विंड बनते हैं वो सारे यही प्रिंसिपल पे चलते हैं। ऑल विंड प्रिंसिपल फॉलोज दिस बेसिक प्रिंसिपल। देन डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स, एग्जाम्पल है ये कि एक इन्फ्लेटेड बलून इज कनेक्टेड टू अनइन्फ्लेटेड बलून थ्रू अ स्ट्रॉ। एक फुगा हुआ बलून है, एक फुगा नहीं, मतलब नॉर्मल बलून है जिसमें हवा नहीं भरा हुआ है, सो अनइन्फ्लेटेड बलून है।
उनको मतलब ये इन्फ्लेटेड है, हवा भरा हुआ बलून है, और ये हवा नहीं भरा हुआ बलून है। तो इसको एक स्ट्रॉ के माध्यम से जोड़ा हुआ है। तो हम देखेंगे कि इसमें का जो विंड है, इसमें का जो विंड है वो जा रहा है किसमें, ये छोटे वाले मतलब जिसमें एयर प्रेशर नहीं है, एयर नहीं है ज़्यादा, उसमें जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है ये कब तक होता है, जब तक दोनों बलून का साइज इक्वल ना हो जाए, तब तक ये आदान प्रदान, ये इधर से आएगा और मतलब जिसमें हवा नहीं भरा हुआ है वो बलून में जाएगा। वो कब तक होता रहेगा ये एयर दिस फ्लोज फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, ये कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों में एयर प्रेशर सेम नहीं हो जाता, तो दोनों इक्वल साइज के नहीं हो जाते रादर। ठीक है। सो इन्फ्लेटेड बलून कनेक्टेड टू अ अनइन्फ्लेटेड बलून थ्रू अनइन्फ्लेटेड बलून थ्रू अ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से जोड़ा हुआ है दो बलून। एक बलून ऐसा है जिसमें हवा भरा हुआ है, एक बलून पचका हुआ है। ओके, सो एयर मूव्स फ्रॉम द इन्फ्लेटेड टू द अनइन्फ्लेटेड बलून। एयर कहां से कहां तक मूव हो रहा है, इन्फ्लेटेड से अनइन्फ्लेटेड बलून में मूव हो रहा है, ये देखा जा रहा है। ये कब तक, बोथ बलून्स रीच टू ऑलमोस्ट सेम साइज व्हेन प्रेशर इक्वलाइजेस। जब हम देख रहे हैं कि दोनों का साइज जब सेम हो रहा है तो प्रेशर क्या होता है, दोनों बलून्स में सेम हो जा रहा है। एयर फ्लो स्टॉप्स व्हेन प्रेशर बिकम्स इक्वल इन बोथ बलून्स। जब दोनों बलून में एयर प्रेशर सेम हो जाता है तो एयर प्रेशर क्या होता है, एयर का फ्लो जो है फ्रॉम द इन्फ्लेटेड टू नॉन इन्फ्लेटेड बंद हो जाता है। सो एयर फ्लो स्टॉप्स व्हेन प्रेशर बिकम्स इक्वल इन बोथ बलून्स। जब दोनों का साइज सेम हो गया, दोनों का प्रेशर सेम हो गया दोनों बलून्स में, तो एयर जो बह रहा था फ्रॉम द इन्फ्लेटेड टू नॉन इन्फ्लेटेड वो बंद हो जाता है। This shows that air always moves to balance the pressure difference। इससे क्या पता चलता है आप लोगों को कि एयर जो है वो फ्लो होता है फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, ताकि दोनों का प्रेशर क्या हो सके, इक्वलाइज कर सके। जब इक्वलाइज हो जाता है, इक्वल हो जाता है दोनों में, दोनों जगह का प्रेशर, तब एयर फ्लो होना बंद कर देता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन से ये पता चला। Now look at the next demonstration, let us see। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है। सो लैंड हीट फास्टर देन वाटर, ये प्रिंसिपल तो सबको पता है कि जो धरती है हमारी वो समुद्र से जल्दी, जो भी पानी है मतलब समुद्र के अंदर का पानी है या सी के ये रिवर के अंदर का पानी है, आप देखोगे रिवर साइड में बैठो या समुद्र के साइड में बैठो तो हवा लगती रहती है, होती है कि नहीं होती है, होती है। सो अब इसका मतलब क्या है, इधर ब्रीज फॉर्म हो रहा है। तो जब भी आपको ये बात पता होना चाहिए, जब भी समुद्र से हवा लैंड की तरफ बहेगी तो उसको हम बोलेंगे सी ब्रीज, और जब भी लैंड से हवा समुद्र की तरफ बहेगी तो उसको बोलेंगे हम लैंड ब्रीज। ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रहना चाहिए कि जब भी सी से लैंड तक बहेगा तो उसको बोलेंगे सी ब्रीज, एंड जब भी लैंड से समुद्र की तरफ बहेगा हवा तो हम बोलेंगे लैंड ब्रीज, है ना। कोई भी वाटर बॉडी के अगल बगल में बैठो, ये इफेक्ट आपको दिखाई जरूर देगा या महसूस जरूर होगा, दिखाई क्या महसूस जरूर होगा आप लोगों को। सो लैंड, अब हम आते हैं कि पहले तो सी ब्रीज कैसे फॉर्म होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी एक कॉन्सेप्ट है कि हमारा धरती, सूरज के गर्मी से धरती बहुत जल्दी गर्म हो जाती है रादर देन पानी।
तो समुंदर का जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होता है as compared to the land. So land heats faster than water. Land heats faster than water during day, creating low pressure. So दिन में सूरज बहुत हाई होता है, सबको पता है। तो ऑब्वियसली हमने ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा कि लैंड बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू द वाटर, है ना। तो अब इससे क्या पता चला कि भैया यहाँ पे ना गर्माहट जो है वो प्रेशर क्रिएट करेगा। सो जहाँ जो गर्म है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म होगा। सो एयर फ्लोज, एयर फ्रॉम हाई प्रेशर सी मूव्स टू द लो प्रेशर लैंड, है ना। अब दिन के समय पे हमको मालूम है धरती हमारी बहुत ज्यादा गर्म है एज कंपेयर टू वाटर, तो धरती के ऊपर लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म हुआ है। वैसे ही सी के ऊपर, सी के सतह पे एज कंपेयर टू द लैंड, surface of the sea will be cooler than the land, and that's why as compared to here, मतलब अब ये समुंदर है और ये लैंड है। समुंदर सी एंड दिस इज लैंड। ये गर्म है, हॉट है एट द डे टाइम। कौन सा टाइम पे, डे टाइम पे। ये क्या है, हॉट है। एंड ये क्या है, कंपेयर टू दिस, दिस इज कूलर। सो इधर क्या फॉर्म हो गया, दिस इज लैंड के ऊपर लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो गया एंड समुद्र के ऊपर हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो गया। सो वी नो दैट इट इज अ बेसिक प्रिंसिपल दैट एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू द लो प्रेशर बेल्ट। सो ऑब्वियसली सी से समुद्र के ये लैंड की तरफ हवा बहेगी, है ना, एंड इट दिस इफेक्ट is known as sea breeze. This creates sea breeze. इस यही क्या क्रिएट करता है, this creates sea breeze flowing from sea to land. ये बात आप लोगों को पता चल गई, एकदम बेसिक प्रिंसिपल था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब रात का समय है, जो जल्दी गर्म होगा ना वो जल्दी ठंडा भी होगा, और जो लेट से गर्म होगा वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो ऑब्वियसली रात के समय में क्या होगा, ये वापस से देखिए, दिस इज आवर समुंदर सी एंड दिस इज आवर लैंड। तो रात के समय में ना उल्टा हो जाता है। कंपेयर करो, दोनों का कंपैरिजन चल रहा है। रात के समय में अब वाटर जो है दिन के समय में धीरे धीरे गर्म हुआ तो बहुत देर तक गर्म रहेगा, और एज कंपेयर टू लैंड, लैंड जो है रात के समय में एट नाइट लैंड इज कूलर देन सी, तो सी इज हॉटर देन लैंड। तो यहाँ पे रात के समय पे ऑब्वियसली ये हॉट है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो गया और लैंड के ऊपर हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म है। सो क्या होगा, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू द लो प्रेशर बेल्ट एंड दिस क्रिएट्स लैंड ब्रीज। ये क्या, रात के समय में लैंड ब्रीज फॉर्म होता है, दिन के समय में आफ्टरनून में सी ब्रीज फॉर्म होता है। अब आपको सीधा सीधा बात पता चल जा रही है। दिस इज लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज, ठीक है। सो एट नाइट वाटर वार्मर देन द लैंड क्रिएटिंग ऑपोजिट इफेक्ट, है ना, सेम उसका ऑपोजिट हुआ इधर। सो लैंड ब्रीज फ्लोज फ्रॉम लैंड टू सी ड्यू टू द प्रेशर रिवर्सल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स जो है वो विंड के स्पीड को अफेक्ट करता है। सो अभी हमने पढ़ा था कि प्रेशर जो डिफरेंस था वो विंड के स्पीड को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है, तो ये बात तो पता है हमको। तो पहला वही है, ग्रेटर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट फास्टर विंड मूवमेंट। ग्रेटर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट फास्टर
विंड मोमेंट। तो जितना ज्यादा डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा जोर का हवा बहेगा। प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा उतना तेजी से हवा बहेगा, है ना। So first one is greater pressure difference creates faster wind moment. Second one, speed of the air increases when pressure difference increases. So speed of the air increase कैसे होता है? जब प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज होता है। वैसे ही अब प्रेशर डिफरेंस कम होगा, मतलब जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे वैसे विंड का फ्लो भी कम होते जाएगा। दिस एक्सप्लेन्स वाई सम डेज, इससे ये पता चलता है कि कुछ दिन एकदम मजा आता है, एकदम सन सन सा हवा बहता है और एकदम खुश्क मजा आ जाने वाला हवा बहता है, और कुछ कुछ दिन में एकदम जोर का थंडरस्टॉर्म जिसमें डर जाते हैं हम लोग, है ना, तेजी से हवा बहता है। तो ये इससे पता चल जाता है। फिर कुछ कुछ दिन एकदम काम डेज रहता है, एकदम मजेदार हवा एकदम बगल से लहराती हुई जा रही है, धीरे धीरे सनसनाहट। सो काम डेज हैव स्मॉलर प्रेशर डिफरेंस। ये कब होता है? जब प्रेशर डिफरेंस छोटा होगा, तभी वो हवा एकदम अच्छे से बह रही, धीरे धीरे बह रही है। तो काम डेज हैव स्मॉल प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द रीजन। जब लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट के बीच का डिफरेंस कम होगा, तभी वो थोड़ा अच्छा सा हवा बहता है, जिसका स्पीड कम होता है और मजा आता है उसमें घूमने में। While stormy weather involves larger pressure difference, अब हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा तूफानी हवाएं चल रही हैं। ये क्यों चलती होंगी? क्योंकि जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच का डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो स्ट्रोमी वेदर इन्वॉल्व्स लार्जर प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर? हाई स्पीड, देखो दोनों अभी हमने देखा, जो प्रेशर जो था डिफरेंस बढ़ रहा था, प्रेशर डिफरेंस, तो क्या हो रहा था? स्पीड बढ़ रहा था, है ना। प्रेशर डिफरेंस बढ़ रहा था तो स्पीड ऑफ द विंड इंक्रीज हो रहा था। प्रेशर डिफरेंस कम हो रहा था, स्पीड ऑफ द विंड डिक्रीज हो रहा था। सो हाई स्पीड विंड्स क्रिएट एरियाज ऑफ reduced एयर प्रेशर, है ना। हाई स्पीड विंड्स क्रिएट्स एरियाज ऑफ reduced एयर प्रेशर। विंड ब्लो हो रही है जहां पे एयर प्रेशर कम है, उसकी तरफ ब्लो हो रही है। सो हाई स्पीड विंड्स क्रिएट एरियाज ऑफ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। फास्ट मूविंग एयर हैज लोअर प्रेशर देन द स्लो मूविंग एयर। फास्ट मूविंग एयर हैज लो प्रेशर देन द स्लो मूविंग एयर, है ना। जिधर ज्यादा फास्ट हवाएं बह रही हैं उधर प्रेशर क्या होगा? कम होगा बहुत ज्यादा, एज कंपेयर टू जहां पे हवा थोड़ी थोड़ी स्लो बह रही है। तो उधर का प्रेशर अगर दो जगह पे है, दो जगह है, इधर पे एयर विंड का स्पीड है बहुत हाई स्पीड, इधर का स्पीड क्या है? लो स्पीड पे, इन लोगों का कंपेरेटिवली। तो ये इधर का ऑब्वियसली इन लोग का प्रेशर डिफरेंस जो रहेगा, इधर का प्रेशर क्या होगा? हाई स्पीड विंड कब बहती है? जब प्रेशर क्या होगा? लो होगा, लो प्रेशर। कंपेरेटिव टू दिस इसका इधर हाई प्रेशर होगा, ठीक है। बस खत्म। अब दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स मेनी वेदर फिनोमेना। ये प्रिंसिपल जो है बहुत सारा वेदर फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। लेट अस सी कौन कौन से हैं। है ना। तो अभी देखते हैं, अभी पहले ये और चीजें देख लें। फास्टर
विंड स्पीड ऑलवेज accompanies लोअर प्रेशर। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जितना ज्यादा फास्टर स्पीड ऑफ विंड उधर ज्यादा लोअर प्रेशर, प्रेशर लो होगा तभी ज्यादा उधर हवा बह रही है। अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प्स एक्सप्लेन डेंजरस वेदर इफेक्ट। अब ये समझ जाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि हेल स्ट्रोम वगैरह वो जो स्ट्रोमी वेदर रहती है वो कैसे फॉर्म होती है ना, विंड के मुताबिक ही फॉर्म होगी और क्या है। आगे देखते हैं थोड़ा सा। वाई रूफ गेट ब्लोन अवे, हमारा जो रूफ है वो क्यों उड़ जाता है? कभी सोचा ऐसा? गांव में देखा रहेगा, बरसात आई, बहुत जोरदार हवा बह रही है और ऊपर की रूफ छप्पड़ जो है उखड़ के बाहर चला गया। ऐसा होता क्यों है? हाई स्पीड winds over house create low pressure above the roof. Okay, high speed winds over the house, हाउस के ऊपर जब हाई स्पीड विंड बह रही है तो इसका मतलब नीचे क्या होगा? इसका रिवर्सल भी तो होगा। हाई स्पीड बढ़ेगा तो नीचे प्रेशर कम होगा, है ना। छप्पड़ के ऊपर से अगर हाई स्पीड बह रहा है तो नीचे प्रेशर क्या होगा? कम होगा। सो हाई स्पीड विंड ओवर हाउस क्रिएट लो प्रेशर अबाउ रूफ। अब अगर सतह पे स्पीड अगर जोरदार है हाउस के ऊपर तो उस वक्त पे अबाउ द रूफ इधर लो प्रेशर होगा, तभी विंड ज्यादा फास्ट चल रही है। सो हाई स्पीड विंड ओवर हाउस क्रिएट लो प्रेशर अबाउ द रूफ, रूफ के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो फिर अंदर क्या होगा? ऊपर अगर लो प्रेशर है तो नीचे हाई प्रेशर होगा, है ना। अगर ऊपर सतह पे ये रूफ है तुम्हारा, अगर ऊपर लो प्रेशर है तो नीचे हाई प्रेशर होगा। अब ये नीचे हाई प्रेशर ऊपर लो प्रेशर, क्या प्रॉब्लम हो रही? तो ये प्रेशर डिफरेंस क्या क्रिएट करेगा? विंड टू फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, तो ये क्या एक्सर्ट करेगा? हवा इधर से ऊपर बहेगी तो ये क्या करेगा? कभी कभी रूफ तुम्हारा कमजोर होगा तो उड़ा के लेके चला जाएगा। बात समझ में आई? एक बार देखो ये क्या हो रहा है। तुम्हारा ये रूफ है, दिस इज योर रूफ, दिस इज योर रूफ। अब रूफ के ऊपर बहुत सारे हवाएं बह रही हैं बहुत तेजी में, हाई स्पीड विंड। जब ऐसे हाई स्पीड विंड बह रही है तो उसी जगह पे सतह पे रूफ के सतह पे अब हाई प्रेशर विंड है तो ये ब्लो कब होती है? जब उधर लो प्रेशर होगा। हाई स्पीड विंड ब्लो कब होगी? जब उधर लो प्रेशर फॉर्म होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है? लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म हुआ है। तो ये जब लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म हुआ है कंपैरेटिवली, तो ये रूफ के नीचे जो रहेगा वो हाई प्रेशर बेल्ट पे बेल्ट फॉर्म हुआ रहेगा। तो ये हमको पता है कि हमेशा यही हम लोग ने पढ़ा अभी कि जो हवा है, हवाएं जो है, अगर ये प्रेशर डिफरेंस हो गया तो हवाएं बहना चालू करेंगी फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो हवा पुश करेगा नीचे से ऊपर। जब पुश करेगा तो आपका रूफ अगर कमजोर होगा तो उसको उड़ा के लेके चला जाएगा। सो नॉर्मल प्रेशर बिलो रूफ बिकम्स हायर देन द प्रेशर अबव। जो नॉर्मल था, जब हवा बहा ऊपर लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो गया, अंदर हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो गया। सो नॉर्मल प्रेशर जो था बिलो द रूफ बिकम द हाई प्रेशर नाउ। जब हवा बह रहा है तो ऊपर जब लो प्रेशर हो गया तो अंदर क्या हो गया? हाई प्रेशर हो गया। अंदर हाई प्रेशर हो गया, प्रॉब्लम हो गई। तो लार्ज प्रेशर डिफरेंस कैन लिफ्ट एंड ब्लो अवे योर वीक रूफ। जब ये बढ़ जाएगा इन लोग का प्रेशर डिफरेंस
तो आपके रूफ को बहा के वो लेके चला जाएगा, उड़ा के लेके चला जाएगा। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहां पे है? वीक रूफ पे है। रूफ अगर तुम्हारा वीक है तभी ऐसा हालत होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप देखोगे कि छप्पड़ जो है उड़ता कब है? ये कच्चे मकान का उड़ता है, पक्के मकान का कभी नहीं उड़ता, क्योंकि उन लोग सीमेंट उमेंट यूज करके रूफ बनाया। तो आजकल तो वो नहीं होता। पहले आप पतरा उतरा देखो, पतरा जब लगाया रहेगा बहुत टाइट लगाते हैं, लेकिन पतरा उड़ जाता है, होता है। छप्पड़ देखा रहेगा गांव में, पहले का छप्पड़ रहेगा, तो जब फूस फूस के मकान हुआ करते थे तब ये ज्यादा होता था। तो कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, पता चल गया कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। वाई फिर कीपिंग डोर्स, अब इसको अवॉइड कैसे करें? तो जब भी तूफान उफान जब हवा बहती है तो आपको डोर खुला रखना है। क्यों? ताकि वो हवा अंदर भी बहे तो जो प्रेशर डिफरेंस फॉर्म हो रहा है वो नहीं हो। तो खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं आपको, ठीक है, ताकि ऊपर का रूफ के ऊपर जो हवा बह रही वो घर के अंदर से भी बहे, और क्या हो, प्रेशर डिफरेंस इक्वलाइज हो जाए। प्रेशर डिफरेंस जो है वो इक्वलाइज हो जाए, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। So keeping door and window open can reduce pressure difference. This prevents roof damage during the storm and high winds. So इसके जब हम खिड़की दरवाजे खुले रखेंगे अपने घर के ड्यूरिंग द स्टॉर्म एंड द हाई विंड्स, तो प्रेशर जो डिफरेंस फॉर्म हो रहा था हम देख रहे थे वो नहीं होगा। अंदर और बाहर दोनों का प्रेशर क्या होगा, इक्वलाइज हो गया होगा। और फिर क्या होगा, नीचे से ऊपर जो बहने वाला हवा था, पुश करने वाला जो हवा था वो नहीं बहेगा। सिंपल सी बात। सो इससे रूफ तुम्हारा बच जाएगा। तो ये बात ध्यान में रख लेना कि कभी भी गांव जाओ तो सबको बताओ, अगर छप्पड़ तुम्हारा किसी का भी अगर पुराने जमाने का है, मतलब पक्के का नहीं है और वीक है, तो आप ये नुस्खा अपनाना है कि जब भी स्ट्रोम आए या विंड जोर का बहे, थंडर स्ट्रोम आए, तो आपको दरवाजा को खिड़की क्या करना है, खुला रखना है। सो सेफ्टी ड्यूरिंग हाई विंड स्ट्रोम। सेफ्टी क्या क्या सेफ्टी लें ताकि हाई विंड स्ट्रोम से बचे। सो ओपन डोर एंड विंडो टू इक्वलाइज प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड। आपको खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं ताकि अंदर का बाहर का प्रेशर जो है वो सेम हो सके। सेम होगा तो सही होगा, प्रेशर डिफरेंस फॉर्म नहीं होगा और आपका रूफ उड़ेगा नहीं। सो ओपन डोर्स एंड विंडोज टू इक्वलाइज प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड। नेक्स्ट वन, क्लोज्ड हाउस हैव हायर प्रेशर डिफरेंस। घर अगर बंद है तुम्हारा तो प्रेशर डिफरेंस हाई होगा अक्रॉस द रूफ, जैसे कि हमने देखा। इक्वल प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड प्रिवेंट्स रूफ फ्रॉम लिफ्टिंग। अगर अंदर बाहर का प्रेशर सेम होगा तो तुम्हारा छप्पड़ जो है उठेगा नहीं, उड़ के भाग नहीं जाएगा, है ना। तो अंदर बाहर का डिफरेंस सेम रखने के लिए, इक्वल रखने के लिए खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं। मेनी बिल्डिंग्स डैमेज ड्यूरिंग प्रेशर डिफरेंस टू लार्ज। तो हम देखते हैं आंधी तूफान आया तो इधर उधर का बिल्डिंग के ऊपर का छप्पड़ उड़ गया, इधर का उधर क्या कुछ उड़ गया, हम देखते हैं, होता है। तो मेनी बिल्डिंग डैमेजेस ड्यूरिंग प्रेशर डिफरेंस इज टू लार्ज। जब भी प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो बहुत सारे बिल्डिंग को क्षति पहुंचती है। देन प्रॉपर वेंटिलेशन ड्यूरिंग स्टॉर्म्स रिड्यूसेस स्ट्रक्चरल डैमेज। सो इसलिए जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं बिल्डिंग का तो ये ख्याल रखते हैं कि बिल्डिंग में वेंटिलेशन हो प्रॉपर। एक तो मैंने ऐसा बिल्डिंग देखा हमारे इधर कि ऐसा पूरा बहुत बड़ा बिल्डिंग है यार वो, और बीच में ना ऐसा खाली छोड़ा हुआ है ऐसा। मुझे भी वही लगा कि हाँ वही हवा आने जाने के लिए खाली छोड़ा हुआ है। तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त वो सब ध्यान देते हैं, विंड का फ्लो वगैरह वगैरह, ठीक है, ताकि ज़्यादा क्षति ना पहुंचे बिल्डिंग को। सो प्रॉपर वेंटिलेशन ड्यूरिंग स्ट्रोम रिड्यूसेस स्ट्रक्चरल डैमेज।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब स्ट्रोम फॉर्मेशन कैसा होता है, स्ट्रोम। अब देखिएगा जरा, हीटेड लैंड क्रिएट्स वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस अपवर्ड। जब धरती गर्म रहती है, सो वो क्या करता है, उसके ऊपर का एयर गर्म होगा। एयर गर्म होगा तो वी नो दैट उसका वेट कम होगा, वेट कम होगा तो ऊपर जाएगा। सिंपल सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि धरती गर्म है, उसके ऊपर एयर है, एयर गर्म होगा, एयर गर्म होगा तो ऊपर जाएगा। अब वो ऊपर जा रहा है एयर, तो वो क्या लेके जा रहा है उसके अंदर, मॉइस्ट एयर भी तो लेके जा रहा है, मॉइस्चर भी तो लेके जा रहा है ऊपर, है ना। अब ऊपर जाएगा तो वो कंडेंस होगा, जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, अब वो ऊपर गया, उसको रिप्लेस करने के लिए कूलर हवा आएगा, क्योंकि उधर वैक्यूम फॉर्म हुआ है। वापस देखो, सो हीटेड लैंड क्रिएट्स वार्म मॉइस्ट एयर दैट राइजेस अपवर्ड। आपको ये बात पता चलिए क्यों ऊपर जा रहा है हवा। राइजिंग एयर क्रिएट्स लो प्रेशर एरिया अट्रैक्टिंग कूलर एयर। अब वापस से बताता हूं मैं, सुनिएगा जरा। दिस इज योर लैंड, दिस इज योर सी। ड्यूरिंग द आफ्टरनून, आफ्टरनून टाइम पे ही देखो, अगर लैंड तुम्हारा गर्म है तो गर्म होगा, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर सतह पे जो एयर है वो भी गर्म होगा, गर्म होगा तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर डायरेक्शन में जाएगा, है ना। ये बात तो पता चलती है कि हवा कौन सा डायरेक्शन में बहेगी, ऊपर, क्योंकि गर्म हो गई तो ठंडी होगी, तो ठंडी होगी तो ऊपर जाएगी। सॉरी, गर्म हो गई लैंड गर्म है तो एयर गर्म होगा, एयर गर्म होगा तो उसका वेट जो है वो कम हो जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर राइज हो जाएगा। जब ऊपर राइज हो गया तो यहाँ पे जो है ये जगह को भरने के लिए कूलर एयर ये इधर से बहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब ये जब ऊपर जा रहा था ना, तो उसके साथ में मॉइस्चर भी ऊपर जा रहा था, है ना, जो मॉइस्चर रहेगा वो भी उसके साथ में ऊपर जा रहा था। राइजिंग एयर क्रिएट्स लो प्रेशर बेल्ट। ऊपर गया तो ये इधर से इधर क्या बन गया था, लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो गया था, तो ये हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट तक हवा बहेगा। ये रात का समय, ये कौन सा समय है, सी जो है, लैंड बहुत जल्दी गर्म हो गया, आफ्टरनून का समय है, ओके। दिस इज कूल एयर comparatively this attracting cooler air. Continuous cycle of heating and rising and creates wind circulation. So ये बार बार ऐसा अगर होते रह गया तो क्या होगा, विंड का सर्कुलेशन बनता जाएगा। कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ हीटिंग एंड राइजिंग क्रिएट्स विंड सर्कुलेशन, ठीक है। राइजिंग एयर एक्सपांड्स एंड कूल्स causing water vapor to condense. जो ऊपर गया, राइजिंग एयर ऊपर गया तो कंडेंस हो गया, ठंडा हो गया तो कंडेंस हो जाएगा। सो राइजिंग एयर एक्सपांड्स एंड कूल्स causing water vapor to condense. Water droplets from clouds that eventually produces rain. So ठंडा हो गया, वाटर ड्रॉपलेट हो गया तो गिर जाएगा जमीन पे। सो ये क्या प्रोड्यूस करता है, रेन प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, रेन होता है। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो अपवर्ड, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्ट्रॉम क्लाउड, इन स्ट्रॉम क्लाउड्स। सो जब स्ट्रॉन्ग विंड है, विंड ये लो प्रेशर बेल्ट हाई प्रेशर बेल्ट ज्यादा है, तो ये कंटिन्यू जो साइकिल चल रहा था ऊपर नीचे, है ना। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इन स्ट्रॉम क्लाउड्स, तो क्लाउड्स लेके ऊपर नीचे जा रहा था, वाटर ड्रॉपलेट्स उसके अंदर है, तो वो एक दूसरे को क्या करता है, रब करते रहता है।
रबिंग बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल्स क्रिएट चार्जेस। ये जो रब होता है आपने देखा रहेगा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनाते हैं, अपने स्केल से सर के ऊपर ऐसा घसते रहते हैं, फिर वुलन क्लोथ के ऊपर ऐसा ऐसा सटा देते हैं तो चट 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 आवाज आता है कि नहीं होता है, और वी कैन सी द स्पार्क ऑल्सो। तो ये रब करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस बनते हैं। सो रबिंग बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल क्रिएट चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज जो है क्लाउड के सतह पे इकट्ठा हो जाता है, ओके, और अंदर जो है वो नेगेटिव रहता है, ओके, बात समझ में आ गई। सो पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट्स इन द अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड। ये क्लाउड है तो अपर पार्ट में पॉजिटिव चार्ज और इनर पार्ट में नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड्स। चार्जेस सेपरेट्स विद इन क्लाउड्स लीड्स टू इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। चार्जेस सेपरेशन जो है, पॉजिटिव चार्ज सतह पे आ गई, अंदर नेगेटिव चार्ज भरी हुई है, तो ये चार्जेस सेपरेशन की वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा होगा। यस, डेफिनेटली। लार्ज बिल्डअप ऑफ चार्जेस ब्रेक डाउन एयर्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। तो ये जो एयर क्या करता है, इंसुलेट करता है, इलेक्ट्रिक फ्लो को रोकता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो वो थोड़े तो रोक पाएगा, वो तो इंसुलेशन को तोड़ के चला जाएगा। तो लार्ज बिल्डअप ऑफ चार्जेस ब्रेक डाउन एयर्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। तो लार्ज बिल्डअप ऑफ चार्जेस, बहुत ज्यादा चार्ज जब बिल्डअप हो जाता है सतह पे, है ना, तो वो इंसुलेशन को तोड़ देता है, एयर इंसुलेशन को तोड़ देता है। सडन फ्लो ऑफ ऑपोजिट चार्जेस क्रिएट्स लाइट ब्राइट फ्लैश कॉल्ड लाइटनिंग, है ना। तो लार्ज बिल्डअप, बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का, तो वो इंसुलेशन, जो एयर इंसुलेशन था, उसको तोड़ देता है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। वी नो दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, एक तो नेगेटिव चार्ज के इधर अट्रैक्ट होगा, तब लाइटनिंग, वो लाइट दिखेगा, स्पार्क दिखेगा, या फिर वो धरती उसको अट्रैक्ट कर लेगी, धरती भी, है ना, तो धरती की तरफ वो बढ़ जाता है, तो वो देखो ऐसे लगता है कि धरती की तरफ गिर रहा है ना। सो वो जंप ऑफ चार्जेस है। तो सडन फ्लो ऑफ ऑपोजिट चार्जेस क्रिएट लाइटनिंग फ्लैश कॉल्ड लाइटनिंग, ब्राइट फ्लैश कॉल्ड लाइटनिंग। लाइटनिंग कैन ऑकर विद इन द क्लाउड्स। तो क्लाउड्स के अंदर अंदर ही हो सकता है, विद इन टू क्लाउड्स हो सकता है, और क्लाउड ऑन एंड ग्राउंड, तो क्लाउड और ग्राउंड के बीच में भी लाइटनिंग हो सकती है। सो क्लाउड के बीच में लाइटनिंग हो सकती है, या क्लाउड ऑन ग्राउंड के बीच में लाइटनिंग हो सकती है, एज वी सी। लाइटनिंग rapidly heats air causing expansion and loud thunder sound। तो लाइटनिंग जो होती है वो हमको क्या देती है, रैपिड हीट एयर्स कॉजिंग एक्सपांशन एंड लाउड थंडर साउंड। सुनाई देता है, वो हीट भी क्रिएट करता है बहुत। तो वो जिसके ऊपर गिरता है ना, वो आदमी बचता भी नहीं है। ट्री के ऊपर गिर जाता है तो ट्री पूरा सुखा देता है, देखते नहीं हो एक बार में कितना चार्जेस होते हैं उसके अंदर, सोचो। तो लाइटनिंग रैपिडली हीट एयर कॉजिंग एक्सपांशन एंड लाउड थंडर साउंड। तो लाउड जो ये जो लाइटनिंग है वो एयर को हीट करते जाता है, बहुत ज़्यादा हीट करते जाता है। जब हीट करते जाता है तो हमको वो जो साउंड सुनाई देता है वो उसी की वजह से सुनाई देता है। स्ट्रॉम विथ लाइटनिंग एंड थंडर कॉल्ड थंडर स्ट्रॉम। तो जब बहुत तेज हवाएं बहती है लाउड थंडर और लाइटनिंग के साथ, तो उसको थंडर स्ट्रॉम कहा जाता है, ठीक है।
अब ये रीजनल थंडरस्टॉर्म नेम्स, ये जो थंडरस्टॉर्म है उसको कहाँ कहाँ पे क्या क्या कहा जाता है वो देखते हैं थोड़ा सा। तो मैं देखूं तो थंडरस्टॉर्म नेम्स, कलबैसाखी इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड। तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में इसको कलबैसाखी कहा जाता है। अब बोडोईसिला इन असम, ओके, असम में बोडोईसिला बोला जाता है बिफोर मानसून अराइव्स। मैंगो शावर इन केरला, केरला में इसको क्या बोलते हैं हम, मैंगो शावर। इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, अब ये जब होता है तब मैंगो पक जाते हैं, तो इट हेल्प्स मैंगो राइपनिंग, ओके। ये थंडर स्ट्रोम वाले जो मानसून के पहले बरसात होती है, दैट्स थंडर स्ट्रोम का बरसात जो है, वो थंडर स्ट्रोम जो है उसको केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में मैंगो शावर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब बरसात हो जाती है इसके जस्ट बाद में मैंगो पकना चालू हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इसको कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में इसको कलबैसाखी कहा जाता है, उसके बाद में असम में बोडोईसिला कहा जाता है, उसके बाद में केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में मैंगो शावर इसको ही कहा जाता है, थंडरस्टॉर्म को, क्योंकि वो मानसून के जस्ट पहले होता है और जब ये होता है तब आम पकते हैं, दैट्स व्हाई इट्स मैंगो शावर। कर्नाटका में इसकी वजह से क्या कॉफ़ी को हेल्प होता है, कॉफ़ी प्लांटेशन में हेल्प होता है। सो लोकल थंडरस्टॉर्म इन कर्नाटका हेल्प्स कॉफ़ी प्लांट ग्रोथ। So local thunderstorm in Karnataka helps coffee plant growth. These storms often beneficial for agriculture and crops. तो ये जो thunderstorm होता है वो हमेशा beneficial होता है किसके लिए? Agriculture and crop production के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लाइटनिंग सेफ्टी प्रिकॉशन। सो जब भी लाइटनिंग होती है ना, तब आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं ताकि आप उससे बच सको। अभी वी नो दैट इट्स फ्लोज फ्रॉम क्लाउड टू लैंड ऑल्सो, तो लैंड पे आएगा तो ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करेगा। सो उससे बचने के लिए क्या करना है? स्टे अवे फ्रॉम द टॉल ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो झाड़ के नीचे खड़े हो गए, वो सब काम नहीं करना है ना। तो स्टे अवे, क्योंकि मैंने देखा यार, मैंने मेरे सामने गिरा था। मैं आपको एक मेरा इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं जब रोड से जा रहा था, ब्रिज था और उधर ना एक पोल गड़ी हुई थी, जो लाइट की पोल नहीं होती है, और हम लोग जस्ट देख रहे हैं, उसके ऊपर आके धड़ से गिरा, जोर का एकदम आवाज आया और वो है ना, वो पोल ऐसा गिर गया। तो इसलिए ये सब बड़े बड़े चीजों से, जो खंबे वंबे हैं बड़े बड़े, उससे दूर रहो। तो स्टे अवे फ्रॉम द टॉल ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग लाइटनिंग। अब वही हो गया कि वो जो चार्ज था वो उसके थ्रू ग्राउंड में चला गया, लेकिन हाँ बच के सामने गिरा था। फाइंड लो लाइंग ओपन एरियाज एंड कोर्च डाउन। बड़ा एरिया देखो और ऐसा बैठ जाओ नीचे। बड़ा एरिया जो ओपन हो, मतलब झाड़ी झंकर से भरा हुआ ना हो, ओपन एरिया में जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। मिनिमाइज कॉन्टैक्ट विद इन विथ ग्राउंड, डू नॉट लाई फ्लैट। एकदम फ्लैट ग्राउंड के ऊपर मत, जितना कम
कांटेक्ट हो सके ग्राउंड के साथ उतना कांटेक्ट कम रखने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ बिछा लो, है ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या है वो एक्चुअली अपने शरीर से धरती की तरफ जाता है, तो अगर हम कांटेक्ट ही ना दें, इंसुलेट कर दें, तो उससे पास नहीं हो पाएगा, दैट इज ठीक है। So stay away from the tall objects during lightning. Second one is find low lying open area and coach them. Then minimize contact with ground, do not lie flat. This is the third one. Then avoid umbrellas with metallic rods. अम्ब्रेला में मेटालिक रॉड ना लगा हो वो देख लेना, ठीक है। सो वैसे अम्ब्रेला लेके मत घूमना ड्यूरिंग लाइटनिंग थंडर lightning. Get out of water immediately if lightning threatens. जब भी आपको आपको दिख रहा है कि लाइटनिंग हो रही है तो स्विमिंग पूल में स्विमिंग मत करते रहना, नहीं तो प्रॉब्लम है। Cars and buses provides better protection than open area. कार एंड बसेस क्योंकि वो रबर से उसका चक्का है, तो उसके अंदर आप जाके बैठ सकते हो, दैट प्रोवाइड्स बेटर प्रोटेक्शन, सो इंसुलेशन मिल जाता है। आगे बढ़ते देखते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्शन, मेटालिक रॉड लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्शन। मेटालिक रॉड छत के ऊपर लगा दो ताकि वो गिरे तो उसके ऊपर गिरे और उसके थ्रू सीधा सीधा जमीन में चला जाए। सो मेटालिक रॉड इंसुलेटेड विथ बिल्डिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इंस्टॉल्ड। जब भी आप बिल्डिंग बनाते हो तो ऊपर एक मेटालिक रॉड लगा दिया जाता है, देखते रहोगे आप। तो मेटालिक रॉड इंस्टॉल्ड ऑन बिल्डिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो बड़े बड़े जब बिल्डिंग होते हैं तो उसके ऊपर बड़े बड़े रॉड्स लगाए जाते हैं, आपने देखा रहेगा। तो उसके थ्रू क्या होता है कि जब लाइटनिंग होती है उसके ऊपर गिर जाती है और उसके थ्रू वो ग्राउंड में चला जाता है। पॉइंटेड एंड केप्ट हायर देन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिल्डिंग। सो पॉइंटेड एंड्स केप्ट हायर देन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के हाईएस्ट पॉइंट पे एक पॉइंटेड ऐसे बनाया जाता है। तो पॉइंटेड एंड जो है वो एकदम ऊपर बनाया जाता है बिल्डिंग के, है ना। आपने देखा होगा बुर्ज खलीफा में भी देखो ऐसे पतला सा ऊपर है, होता है कि नहीं होता है। सो पॉइंटेड एंड केप्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग, अदर एंड बरीड डीप इन द ग्राउंड फॉर सेफ्टी। जो ऊपर है पॉइंटेड, उसका जो दूसरा सिरा है जो है वो ग्राउंड में आके ग्राउंड में डीप गाड़ दिया जाता है। मतलब सपोज करो ये तुम्हारा बिल्डिंग है, दिस इज आवर बिल्डिंग, इसके ऊपर रॉड लगा दिया हमने। अब रॉड का जो कनेक्शन है वो ग्राउंड में एकदम अंदर तक दबा दिया गया है, ठीक है, ऐसा हो गया है। तो यही सब बता रहे हैं। प्रोवाइड्स इजी पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू रीच ग्राउंड। सो इसके वजह से क्या हो गया, इधर से थंडर स्ट्रॉम इसके ऊपर गिरा, लाइटनिंग गिरा, इधर से ऐसा ऐसा आया, ऐसा ऐसा आया, ऐसा ऐसा आया, ऐसा ऐसा आया, ये आते जा रहा है यहाँ से और ये ग्राउंड में चला गया। तो फ्लो इजी कर दिया हमने ताकि उससे कुछ क्षति ना पहुंचे, ठीक है। So provides easy path of electric charges to reach the ground, protects building from the lightning damage effect. So इससे क्या होता है, बिल्डिंग को का डैमेज हम बचा लेते हैं। ये अगर लगा दिया बिल्डिंग के ऊपर, तो इसको लगा डाला तो तुम्हारा बिल्डिंग झिंगा लाला, तो लाइटनिंग से बच जाएगा। हाउ साइक्लोन डेवलप्स। साइक्लोन कैसे डेवलप होता है? साइक्लोन फ्रॉम warm over warm ocean water through heating process. Ocean water है, this is sea, ocean. So
अब देखो क्या हो गया, साइक्लोन्स फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर्स ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस। सो ये वही है, बार बार बवंडर कब बनता है, हीटिंग हुआ, हवा ऊपर गई, कंडेंस हुआ, फिर से नीचे आई, फिर हीट हुआ, ऊपर गई, फिर कंडेंस हुआ, नीचे आई, ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या होगा, जोरदार, जितना ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा उतना ज़्यादा जोर जोर से बहने लगेगा और साइक्लोन फॉर्म हो जाएगा। यही सब प्रोसेस होने वाला है। सो साइक्लोन फॉर्म्स ओवर वार्म ocean water through heating process. Warm moist air rises as ocean water get heated. जैसे ओशन वाटर हीट हुआ, वार्म एयर मॉइस्चर के साथ ऊपर चला जाएगा। वार्म मॉइस्ट एयर rises as ocean water gets heated. Rising air creates low pressure area attracting more air. तो जब ऊपर जाएगा, जब एयर ऊपर गया तो राइज हुआ, तो नीचे क्या हो गया, तो क्या हो गया, लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो गया। लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो गया तो वो हाई प्रेशर से हवा को खींचेगा अपनी तरफ। सो राइजिंग एयर क्रिएट लो प्रेशर एरिया अट्रैक्टिंग मोर एयर। वाटर वेपर कंडेंस रिलीजिंग हीट दैट वार्म्स एयर फर्दर। वापस से जब ऊपर जाएगा तो वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा तो जो एयर था उसको कूल करेगा, ठंडा करेगा। सो वाटर वेपर कंडेंसेस रिलीजिंग हीट, हीट को हीट दूर कर हो गया उसमें से, दैट वार्म्स द एयर फर्दर। सो क्या हो गया, ठंडा हो गया। अर्थ रोटेशन कॉजेस मूविंग एयर टू स्पिन क्रिएटिंग साइक्लोन। तो अपना अर्थ का जो रोटेशन है ना, जो अर्थ का रोटेशन है वो एयर को क्या करेगा, स्पिन करवा देगा। एयर अर्थ रोटेशन कॉजेस मूविंग एयर टू स्पिन क्रिएटिंग साइक्लोन। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, आपने देखा होगा साइक्लोन कैसा, बवंडर कैसा होता है ना, ऐसा 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 चलते रहता है। सो सेंटर ऑफ साइक्लोन कॉल्ड आई, अंदर एकदम सेंटर को क्या बोलते हैं, आई। हैज लोवेस्ट प्रेशर, अंदर एकदम बीच में प्रेशर क्या होता है, सबसे कम होता है उसकी आंख की तरफ। तो ये स्ट्रक्चर है। सेंटर ऑफ साइक्लोन कॉल्ड आई, सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज आई एंड इट हैज लो प्रेशर, लोवेस्ट प्रेशर। आई रीजन एक्सपीरियंस काम विंड डिस्पाइट सराउंडिंग स्ट्रोम। तो इधर बीच में क्या होता है, एकदम कंपेरेटिवली अंदर एकदम जो आंख की तरफ है उधर का विंड जो फ्लो होगा वो धीमा होगा, रेदर देन ये साइड में जो जितना जोर का इधर होगा उतना बीच में नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हेवी रेनफॉल्स ऑकर अराउंड द आइस। तो आइस के इधर ही स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हेवी रेनफॉल ऑकर्स अराउंड द आइस एरिया। जो आई का ये आई है, इसके सराउंड में, इसके आसपास में ही स्ट्रॉन्ग विंड होता है और उधर ही आसपास में ही बहुत ज़्यादा बरसात भी होती है। ठीक है। एकदम सेंटर इज नोन एज आई एंड वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म हुआ रहता है। वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट हैज़ लोवेस्ट प्रेशर एट द आई। आई रीजन एक्सपीरियंस काम विंड डिस्पाइट ऑफ सराउंडिंग स्ट्रोम। सो आर्म रीजन में, आँख के रीजन में उसके काम विंड्स होते हैं, डिस्पाइट ऑफ कंपेयर किया जाए अगल बगल के विंड्स में। सो अगल बगल के ही विंड अगर ज़्यादा जोर का फ्लो हो रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग विंड एंड हेवी रेनफॉल ऑकर्स अराउंड दिस आई के आसपास में ही हेवी रेनफॉल होता है और
हेवी स्पीड का विंड बहुत स्ट्रांग होता है साइक्लोन्स में। विंड स्पीड मच हायर देन द रीजन रेगुलर थंडरस्ट्रोम। जो रेगुलर थंडरस्ट्रोम होता है साइक्लोन्स में उससे ज्यादा विंड का स्पीड होता है ना। थंडरस्ट्रोम से ज्यादा साइक्लोन में विंड का स्पीड होता है। सो विंड स्पीड मच हायर देन रेगुलर थंडरस्ट्रोम। साइक्लोन मूव्स फ्रॉम ओशन टुवर्ड्स लैंड लूजिंग स्ट्रेंथ ग्रेजुअली। तो जब भी आप न्यूज़ देखते हो तो ये साइक्लोन यहाँ से वहाँ बढ़ रहा है, ये अपने इधर कोस्टल एरिया में आके स्ट्राइक करेगा, ऐसा बोला जाता है कि नहीं बोला। तो इससे ध्यान में रखना कि साइक्लोन मूव्स फ्रॉम ओशन टुवर्ड्स द लैंड, और जब वो बढ़ते रहता है तो उसका स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते रहता है। तो साइक्लोन मूव्स फ्रॉम ओशन टू द लैंड and it's gradually lose their strength while moving. साइक्लोन में कितना डैमेज होता है, क्या क्या डैमेज होता है, वो उसका भी आकलन कर लें। So strong winds pushes ocean water towards shore creating wall of water. तो ऑब्वियसली जब ये साइक्लोन आता है, स्ट्रॉन्ग विंड पुशेस ओशन वाटर को पुश करता है, पुश कर देता है और वो बड़ा दीवार खड़ा कर देता है किधर, नियर बाई जो सी शोर्स हैं उसके आसपास में। सो स्ट्रॉन्ग विंड पुशेस ओशन वाटर टुवर्ड्स शोर क्रिएटिंग वॉल ऑफ वाटर। तो आपने देखा रहेगा बहुत बड़े बड़े लहरें फॉर्म होती हैं जो बहुत कुछ बहा के अपने साथ लेके चली जाती है। तो बिल्डिंग पे स्ट्राइक करती है, सब जगह स्ट्राइक, बहुत सारे जगह स्ट्राइक करती है। तो स्ट्रॉन्ग विंड पुशेस ओशन वाटर टुवर्ड्स शोर क्रिएटिंग वॉल ऑफ वाटर। वाटर सर्जेस कैन बी 3 to 12 मीटर हाई, फ्लडिंग कोस्टल एरियाज। जो वाटर का वॉल जो बना, मतलब वाटर के वेव्स जो आ रहे हैं समुद्री किनारों पर, वो 3 से 12 मीटर लंबा हो सकता है। और जब वो 3 से 12 मीटर वाला लंबा जब टाइड आएगा, मतलब ये वेव्स आएंगे तो ऑब्वियसली बहुत अंदर तक घुसेंगे और वो बहुत पानी अपने साथ लेके आएंगे, बहुत पानी लेके आएंगे। तो जो कोस्टल इलाके हैं उस सब में फ्लड आ जाता है। ठीक है। देन हेवी रेनफॉल्स causes river to overflow and triggers landslide। जब ये आता है तो बरसात बहुत जोरदार आता है। जब बरसात जोरदार आ रहा है तो उससे क्या होती है, रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती है। ओवरफ्लो रिवर हो जाती है तो उससे फ्लड आ सकता है एंड लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ जाता है। साइक्लोन डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन में ये भी है कि सी वाटर कंटामिनेट्स ड्रिंकिंग वाटर, डैमेजेस फ्रॉम फार्मलैंड्स। सी वाटर जो है समुद्र का जो पानी है वो पीने वाले पानी को खराब कर देता है। और वो अगर अपने अब सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट वगैरह होते हैं, अगर वो खेती के इलाके पे पड़ गया, कोस्टल एरियाज में जो खेती होती है वो वहाँ पे आके स्ट्राइक कर गया तो वो फार्मलैंड को भी खराब करेगा, डैमेज करेगा। Then salt in the sea water makes soil less fertile, affecting crop growth। तो जो सी वाटर समुद्र में जो सॉल्ट होती है, सॉल्ट इन द सी वाटर मेक सॉइल लेस फर्टाइल। अब वो समुद्री किनारे पे जो भी फार्मिंग होती रहेगी, अगर वो उधर स्ट्राइक करता है तो पानी उसमें घुसेगा तो क्या करेगा,
लैंड को सलाइन कर देगा, लैंड सलाइन कर दे तो इनफर्टाइल हो गया, सो वो क्या करेगा, क्रॉप ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। ओके, इम्पैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइफ। सो इसका इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या है, लाइफ पे क्या है ना। सो इसकी वजह से क्या होता है, रोड ब्लॉक्ड बाय फॉलिंग ट्रीज एंड डिब्रीज। अब बरसात हो रही है, ये साइक्लोन आया हुआ है, तो साइक्लोन आता है तो क्या करता है, अपने इधर उड़ीसा में बहुत ज़्यादा साइक्लोन आता है, तो हमने देखा है कि बरसात के ये सब साइक्लोन जाता है, उसके बाद में खंबे उखड़े पड़े हैं, झाड़ गिरी पड़ी है, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो ढह गए हैं, रोड को ब्लॉक कर दिया है। तो रोड ब्लॉक्ड बाय फॉलन ट्रीज एंड डिब्रीज। तो पहला तो ये था, अब जब पोल्स वगैरह गिर गए हैं तो ये लाइट कहाँ से आएगी। तो पावर आउटेज लास्ट फॉर डेज, डिस्ट्रक्टिंग इमरजेंसी सर्विसेज। तो होता क्या है कि पोल्स वगैरह गिर गए हैं, कम्युनिकेशन ध्वस्त हो गया है ना, तो इसका इम्पैक्ट इमरजेंसी सर्विसेज पे भी होंगे। तो पावर नहीं है, सब लाइट नहीं है, तो आजकल तो सारी चीज़ें आपको मेडिकल से लेके सब चीज़ में ये लाइट का, ये करंट का यूज़ हो रहा है, एक्सरे बनाने के लिए, सारी चीज़ें बनाने के लिए, कंप्यूटर पे देखा जा रहा है, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, पावर ही नहीं है। तो पावर आउटेज लास्ट फॉर डेज, बहुत सारे दिनों तक रह सकता है, डिसरप्टिंग इमरजेंसी सर्विसेज। Amphan cyclone in 2020 has peak wind of 270 km/h. So Amphan साइक्लोन 2020 में जो आया था, वो उसका विंड, उसके अंदर का जो विंड का फ्लो था, स्पीड था, दैट वाज 270 km/h। सोचो क्या स्पीड था। डिस्ट्रक्शन कैन टेक मंथ ऑफ, ये जो डिस्ट्रक्शन है इसको ठीक करने के लिए मंथ भी लग सकते हैं, ईयर्स भी लग सकते हैं टू रिपेयर कंप्लीटली। ये डिस्ट्रक्शन करके जाता है, उसका जो बर्बादी हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, सब कुछ का, तो वो बनने के लिए तो महीनों सालों लग सकते हैं। कोस्टल एरियाज फेस मैक्सिमम डैमेज फ्रॉम द साइक्लोन इफेक्ट। तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो सबसे ज़्यादा इससे इम्पैक्टफुल होते हैं, सबसे ज़्यादा जो डैमेज फेस करते हैं वो कोस्टल एरियाज ही करते हैं, क्योंकि वो आके पहले कोस्टल एरिया पे ही इम्पैक्ट अपना डालेगा और धीरे धीरे तो स्लो हो जाएगा, जैसे कि हमने देखा। साइक्लोन मॉनिटरिंग एंड सेफ्टी। सो इंडिया में क्या किया है, इंडिया में क्या सब जगह आजकल कर दिया है, बट हम लोग का वेदर रिपोर्ट है ना बहुत कड़क है, बहुत सही तगड़ा एकदम, मतलब सटीक देता है। इतने अच्छे इंजीनियर है, इतने अच्छे आपके डेटा एनालिस्ट हैं, बहुत बढ़िया कि वेदर रिपोर्ट एकदम सही बनाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। सो इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ट्रैक्स एंड प्रेडिक्ट साइक्लोन पाथ। सो साइक्लोन का जो पाथ है वो इंडिया में कौन बताता है आपको, वो ट्रैक करने का काम और बताने का काम कौन करता है, प्रेडिक्ट कौन करता है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है बताने का, प्रेडिक्ट करने का, साइक्लोन का पाथ करता है। साइक्लोन का पाथ को बताने का और प्रेडिक्ट करने का और ट्रैक करने का काम कौन करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, वेदर सैटेलाइट्स हेल्प्स मॉनिटरिंग साइक्लोन डिपार्टमेंट डेवलपमेंट एंड मूवमेंट। तो जो वेदर सैटेलाइट है, हमने बहुत सारे सैटेलाइट भेजे हैं, हम इंडिया इज
ग्रेट। और इनका जो सैटेलाइट भेजने का जो प्रोग्राम है लॉन्च करने का, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अच्छे से हो जाती है। So weather satellites helps monitoring cyclone development and movement। तो जो हमने सैटेलाइट भेजी है वेदर सैटेलाइट, वो साइक्लोन वेदर सैटेलाइट जो भेजी है वो साइक्लोन का डेवलपमेंट कहाँ से पैदा हो रहा है और कहाँ उसका पाथ कैसा रहेगा वो मॉनिटर करने में हेल्प करती है हमें। अर्ली वार्निंग सिस्टम reduces impact on the life and property। तो अगर हमने कोस्टल एरियाज वालों को सही वक्त पे जानकारी दे दी तो उन जान माल की जो हानि है वो कम हो जाती है। अगर उनको पता नहीं रहेगा तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे उधर रह के। पता चल गया तो उधर से भैया मूव कर जाएंगे, उनको निकाल लिया जाता है आजकल और अच्छी सही जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है तब तक के लिए जब तक के लिए वो जाता नहीं। इमरजेंसी किट शुड बी रेडी इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज। तो इमरजेंसी किट क्या होता है भाई? जहाँ पे साइक्लोन हिट कर रहा है उनको खाने पीने का इमरजेंसी किट तो चाहिए, किसी को कुछ हो रहा है तो उनको दवा दारू तो चाहिए, है ना। सो इमरजेंसी किट में यही सब होता है। इमरजेंसी किट शुड बी रेडी इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज ताकि उनको बचाया जा सके। देर से दवा मिलेगी, किसी को साइक्लोन हिट कर गया और उसको लगा पड़ा है तो भाई उसको निकालने के लिए, उसको दवा करने के लिए अगर देरी हो जाएगी तो मर जाएगा वो, तो जानमाल की हानि हो जाएगी। सो इमरजेंसी किट शुड बी रेडी इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज। डिजाइनेटेड साइक्लोन शेल्टर प्रोवाइड सेफ्टी। अब देखो जैसे कि हमने बता दिया कि भैया ये एरिया, ये कोस्टल एरिया पे साइक्लोन आके हिट करने वाला है, लोग कहाँ जाएंगे यार? भाग जाएंगे क्या पूरा छोड़ के? नहीं। तो उनको क्या करती है हमारी गवर्नमेंट, उनको इकट्ठा करती है और एक सेफ्टी शेल्टर में रखती है ड्यूरिंग द साइक्लोन। साइक्लोन चला जाता है, छोड़ देते हैं, हटाते, अपने अपने घर पे चले जाते हैं। तो डेजिग्नेटेड साइक्लोन शेल्टर प्रोवाइड्स सेफ्टी ड्यूरिंग स्ट्रोम्स। तो शेल्टर में रहते हैं ना बहुत सारे लोग, जब साइक्लोन होता है तो वही शेल्टर उनको बना के रखा जाता है उन लोगों को। साइक्लोन फॉर्मेशन समरी प्रोसेस। वार्म एयर, अब ये बना कैसे उसका समरी एक बार देख लेते हैं कि वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर एरिया। सो वार्म एयर क्या हुआ? ऊपर उठा। अब ऊपर उठा तो नीचे क्या हो गया? लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो गया। कूल एयर रशेस टू फिल द लो प्रेशर एरिया। तो अब ये लो प्रेशर एरिया नीचे फॉर्म हुआ है तो उधर कूल एयर आएगा क्योंकि वो एरिया को इक्वलाइज करना है, प्रेशर इक्वलाइज करना है। तो कूल एयर रशेस टू फिल दिस लो प्रेशर एरिया स्पेस। राइजिंग एयर कूल्स एंड वाटर वेपर कंडेंस फॉर्मिंग क्लाउड्स। तो राइजिंग जो एयर था उसमें का जो मॉइस्चर है वो कूल होके क्लाउड बना, कंडेंस हुआ और क्लाउड बना, वाटर वेपर। देन वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल एज रेन, हेल्स एंड स्नो। वाटर जो ड्रॉपलेट्स थे वो रेन के रूप में कभी कभी बरस जाते हैं, कभी कभी वो एक ही बार में बहुत ठंडा हो गया तो आइस के रूप में छोटे छोटे आइस क्यूब्स होते हैं। तो वो छोटे छोटे आइस क्यूब्स क्या बोलते हैं? हेल बोलते हैं। और कभी कभी स्नो बन के छोटे एकदम बारीक बारीक से फेदर टाइप स्नो बन के गिरते हैं। सो एक ही बार में फटाक से कूल होने के बाद क्या बन जाता है? वो एक तो बड़ा बर्फ का गोला बनेगा तो दैट इज हेल, एक तो छोटे छोटे बारीक बारीक से दाने दाने बनेंगे, दैट इज स्नो। सो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल एज, जो इस टाइप में हुआ। अब क्या हुआ? वापस से देखो, सिंपल सा बात समझो कि गरम एयर था, गरम एयर ऊपर राइज हुआ तो उसके अंदर मॉइस्चर था। अब ये क्या हुआ? जब ऊपर राइज हुआ तो नीचे क्या हो गया? लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो गया। लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए, स्पेस भरने के लिए हाई प्रेशर से क्या आएगा? कूल एयर आएगा। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो उसको कूल एयर भरेगा।
अब ये जब ऊपर उठ रहा था गर्म हवा, तब उसके अंदर मॉइस्चर थे। मॉइस्चर क्या हो रहा था, अब जब ऊपर उठ रहा था तो धीरे धीरे कंडेंस हो रहा था। कंडेंस हो रहा था तो क्या हो गया, अब ये कंडेंस हो रहा तो क्लाउड बन गया। ये क्लाउड जो है कभी कभी क्या होता है कि पानी के रूप में बहता है, गिरता है, तो दैट इज रेन। कभी कभी वो क्लाउड जो है ना, वो वाटर ड्रॉपलेट्स एक ही बार में बर्फ का गोले बन गए, तो बर्फ के गोले बन गए तो वो हेल के रूप में गिरेगा। बड़े बड़े, है ना, ओले पड़े हैं, आपने सुना रहेगा, ओले मतलब बर्फ के बड़े बड़े गोले। और कभी कभी आपको स्नो, जैसे स्नो मतलब आपको पता है एकदम बारीक बारीक सा स्नो गिरता है, मजेदार, अच्छा लगता है, कश्मीर वगैरह में आपने देखा होगा। Now strong winds create electrical charges in the clouds. तो स्ट्रॉन्ग विंड इलेक्ट्रिकल चार्जेस पैदा करते हैं ऊपर नीचे। जब ये ऐसा गर्म हवा ऊपर हुआ, फिर कंडेंस हुआ तो उसने गर्मी लूज की, और फिर ठंडा हुआ, ठंडा होके वापस से नीचे आया। ये जो प्रोसेस चल रहा है ऊपर नीचे अप एंड डाउन कर रहा है, तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, घिसते हैं, और घिसते हैं तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस पैदा होते हैं। पॉजिटिव चार्ज ऊपर एक्यूमुलेट होता है, नेगेटिव चार्ज अंदर रह जाता है, ये सब हमने देखा था। तो स्ट्रॉन्ग विंड क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन द क्लाउड। कोलिजन ऑफ द चार्जेस कॉजेस लाइटनिंग। ये जो कोलिजन होता है चार्जेस का एक दूसरे से, वो लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है। कोलिजन ऑफ चार्जेस कॉजेस लाइटनिंग विद इन और बिटवीन द क्लाउड्स। क्लाउड्स के बीच दो क्लाउड्स के बीच में ये लाइटनिंग हो सकती है, या विद इन द क्लाउड के अंदर ही, एक ही क्लाउड के अंदर भी चार्जेस कोलाइड कर सकते हैं, या फिर क्लाउड से निकल के नीचे धरती पे आ जाए तो भी लाइटनिंग पैदा हो जाती है। अंडर सर्टेन कंडीशन स्टॉर्म डेवलप्स इनटू साइक्लोन। कुछ कंडीशंस होते हैं जो हमने पढ़ा कि ये साइकिल जब चलता रहेगा तो साइक्लोन बन जाता है। एंड यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो होता है समाप्त। होप कर रहा हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़े वो आपको क्लियर ज़रूर हुए हो। तो ज़रूर एक लाइक कर देना, कमेंट करना बनता है तो कमेंट भी कर दो, शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे ऐसे वीडियो की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, अलविदा।